नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, साइंस के कंपाइलेशन का क्रम हमारा लगातार चल रहा था और आज हम देखेंगे आइसोबार्स को। केमिस्ट्री का जो डाटा है उसे हम एक के बाद एक कवर कर रहे थे। समस्थानिक को हमने देख लिया था। संभारिक ये क्या होते हैं? तो समान परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के जो परमाणु होते हैं उनको संभारिक कहा जाता है। आवर्त सारणी में संभारिकों का स्थान भिन्न भिन्न होता है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ये इसमें फर्क है। अब यहाँ आप देखिए पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है यानी अपवर्जन का सिद्धांत है, इसके हिसाब से दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। जो चार क्वांटम नंबर्स आप पढ़ते हैं ना, तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए वो एक जैसा नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ इसका, क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। इसको सरल भाषा में समझें तो केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। मतलब अगर सभी क्वांटम संख्याएं आप बराबर भी कर दें तो जो लास्ट वाली स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो हमेशा साइन वाइज अपोजिट हो जाएगी, +½ और -½ इस तरीके से। मतलब चारों क्वांटम संख्या बराबर कभी नहीं होगी, ऐसा इसमें कहा गया था। अब परमाणु का जो जे थॉमसन का मॉडल था उसको देख लेते हैं। तो जे थॉमसन ने ये प्रपोजल दिया था कि परमाणु एक समान आवेशित एक गोला है जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है और इसमें धनावेश के रूप में समान रूप से चारों ओर जो कण हैं वो वितरित होते हैं और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से स्थित होते हैं जिसमें कि स्थायी स्थिर विद्युत व्यवस्था जो है वो प्राप्त होती है। इस मॉडल को विभिन्न नाम दिए गए, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल था, रेजिन पुडिंग मॉडल था या तरबूज मॉडल भी इसको कहा गया। मतलब तरबूज जैसे एक होता है आधा कटा हुआ तरबूज, उसमें आप जैसे बीजों को धंसा हुआ देखते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के अंदर धंसे हुए। मतलब पूरा क्षेत्र जो है वो धनावेशित है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें तरबूज के बीजों की तरह से धंसे हुए। ऐसा मॉडल था थॉमसन का। इसे प्लम या पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं आगे रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। यहाँ देखिए इनके मॉडल का जो नमूना है इसे आप देख सकते हैं। ये चिकन पॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन असल में ये परमाणु की संरचना थी जो कि थॉमसन के अकॉर्डिंग थी। रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो क्या था? तो रदरफोर्ड और उनके जो स्टूडेंट्स थे, मतलब हेंस गाइगर और मॉडसन, इन्होंने बाद में भी स्वतंत्र रूप से बहुत सारे आविष्कार किए थे। तो गाइगर मूलर काउंटर को आप देखते हैं तो उसमें गाइगर का भी योगदान था। इन्होंने बहुत पतली सोने की पत्ती या सोने की पन्नी कहना ज़्यादा सही रहेगा, मतलब गोल्ड फॉयल जो थी उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। जब अल्फा कणों की उस पर बौछार की गई तो इसका जो प्रकीर्णन प्रयोग है, मतलब इसी को कहा गया प्रकीर्णन प्रयोग। तो इससे पता लगता है कि रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले जो अल्फा कण हैं, जब वो सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई 10 नैनोमीटर है उससे टकरा रही तो पतली पन्नी को घेरते हुए एक वृत्ताकार प्रतिदीप्तिशील जिंक सल्फाइड से बना हुआ जो स्क्रीन है वो वहाँ पे रखा गया था। अब इसका जो स्फुर दीप्ति है यानी फ्लैश है वो वहाँ दिख रहा था। मतलब प्रकाश की जो स्फुर क्षरण दीप्ति है, मतलब इसको फ्लैश आप समझिए सीधा सीधा, वो स्क्रीन से टकराने पर नजर आ रहा था। अब रदरफोर्ड क्या देखना चाह रहे थे? तो इसका परिणाम ये निकलता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें नई नई चीज़ें मालूम होती हैं। मतलब ऐसी चीज़ जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। थॉमसन के परमाणु मॉडल के हिसाब से पत्ती में उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए था। उन्होंने तो यही कहा था। लेकिन अल्फा कणों में ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे एक समान वितरण को सीधे पार कर जाएंगी। तो उनसे अपेक्षा थी कि वो पत्ती से टकराएंगी और उसके बाद जो इनके कण हैं उनकी गति धीमी हो जाएगी और उनकी दिशा बहुत कम कोण में बदल जाएगी। लेकिन दिखाई क्या देता है? दिखाई ये देता है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। अब इसका मतलब क्या है कि चारों ओर समान रूप से द्रव्यमान का वितरण नहीं है, बीच बीच में से खाली स्पेस है या कम डेंसिटी वाला स्पेस है जहाँ से कि वो आसानी से भेद कर उस पार निकल गए, विक्षेपण उसमें नहीं हुआ। तो अब ये तो यही बात बता रहा है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो झूठा है। तो माफ़ कीजिएगा, जो थॉमसन का मॉडल है वो झूठा है और रदरफोर्ड को ये सब जो प्रेक्षण है वो प्राप्त होते हैं। और बहुत थोड़े ही कण जो है, मतलब 20,000 में से आप मान लीजिए कि एक कण वो पीछे की ओर लौटा, मतलब वो मेन नाभिक से टकराया था एक्चुअली, और बाकी जो है वो ऑर्बिटलों के बीच में से निकल गया। तो इस तरह की स्थिति है। अब इससे ये अंदाजा लग गया था कि पूरा जो परमाणु है वो एक समान द्रव्यमान के वितरण से नहीं बना है। ठीक है कि उसके अंदर द्रव्यमान है लेकिन उसका वितरण एक जैसा नहीं है कि मतलब पता लगा कि किनारे पर जितना है उतना ही बीच में है। बीच में द्रव्यमान का संकेंद्रण ज़्यादा है। जो नाभिक वाला हिस्सा है वो कहीं ज़्यादा सघन है। उससे जो टकराया वो विक्षेपित होकर वापस आ गया, लेकिन उससे जो नहीं टकराया वो उस पार निकल गया, उसको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये आपने देखा। और इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ व्याख्याएं की।
जैसे कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान जो है वो रिक्त होता है, क्योंकि कण जो है वो बिना किसी परिश्रम के उस पार भेद कर निकल गए, तो इसका यही मतलब है। और अधिकांश अल्फा कण जो है वो सोने की पन्नी को इसी प्रकार से पार कर जाते हैं। कुछ जो है मतलब कुछ ही धनावेशित या अल्फा कण जो है वो विक्षेपित हुए थे। अब यह विक्षेपण अवश्य ही अत्याधिक प्रतिकर्षण बल के कारण हुआ था, मतलब रिपल्सिव फोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और इससे ये पता चलता है कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश को समान रूप से बटा हुआ नहीं देखा जाता है। धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होता है, चूंकि अल्फा कण जो है वो धनावेशित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो नाभिक है परमाणु का, या थॉमसन का जो मॉडल था उसमें तो यही कहा गया कि पूरे परमाणु पे धनावेश एकदम समान रूप से वितरित है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जगह जगह तरबूज के बीजों की तरह से धंसे हुए हैं, यही कहा गया था। तो ये धनावेश जो है ना ये बीच में कहीं पर केंद्रित है, और वहीं जब अल्फा कण जाकर टकरा रहे हैं तो वहाँ से विक्षेपित हो जा रहे हैं, और बहुत तगड़ा विक्षेपित हो रहे हैं। मतलब वहाँ पर जो धनावेश है और जो उसकी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपने देखी। अब रदरफोर्ड ने गणना करके ये दिखा दिया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम या नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या जो है वो 10⁻−10 मीटर के आसपास होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर होती है। आकार के इस अंतर के अंदाज से हम कह सकते हैं कि यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद जितना मान लिया जाए तो परमाणु की त्रिज्या जो है वो 5 किलोमीटर, मतलब क्रिकेट की गेंद का आकार आप देख रहे हैं और परमाणु की त्रिज्या को आप देखिए 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर का आप एक बड़ा सा ऐसे गोला बना लीजिए, उसमें बीच में क्रिकेट की बॉल रख लीजिए और आप समझिए कि नाभिक वही है, ऐसा होता है। इसके बाद देखिए आगे। अब यहाँ पर ये रदरफोर्ड का जो प्रैक्टिकल था ना उसको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि उन्होंने कैसे प्रयोग किया था। ये देखिए, ये था उनका प्रैक्टिकल का इंस्ट्रूमेंट, जो कि देखने में बड़ा ही सीधा दिखाई देता है। अल्फा कण का ये सोर्स है, ठीक है, ये अल्फा कण का सोर्स है। बीच में एक लेड की प्लेट रखी गई और ये फोटोग्राफिक प्लेट है, और ये जो पीला रंग दिखाई दे रहा है ये सोना है, सोने की पन्नी। इसमें विक्षेपण किस प्रकार से कणों का हो रहा है वही दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये देखिए इधर वाला, इसमें सोने की पत्ती पर जो व्यवस्थात्मक चित्र होता है, मतलब कौन सा कण विक्षेपित हो रहा है, कौन सा सीधा निकल जा रहा है, वो दर्शाया गया। तो इसको हालांकि हमने पर्याप्त चर्चा पहले ही कर ली है। ये एनसीईआरटी का चित्र है, एनसीईआरटी में आप इसे बना हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि आपने ये सुना था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी परमाणु में कुछ होता है। तो वो क्या होता है, कुछ मूल कण और होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे कि पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, इन सब की भी खोज बाद में होती है। तो पॉजिट्रॉन है जो इसमें आप देख रहे हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये धनावेशित होते हैं, नाम के अनुरूप गुण होता है, और इनका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, और इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं कहते हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका जो प्रचक्रण है यानी स्पिन है वो हाफ होता है, 1/2 होता है। न्यूट्रिनो की बात करते हैं तो न्यूट्रिनो जो है ये द्रव्यमान और आवेश से रहित होते हैं। इनके अंदर न तो द्रव्यमान होता है न ही आवेश होता है। इनकी खोज पाउली के द्वारा की गई थी। और क्वार्क जो है ये पदार्थ का मूल कण होता है, इससे अधिकांश पदार्थ बने होते हैं। ये पदार्थ का मूल कण कहा जाता है और अधिकांश पदार्थ इसी से बने हैं। क्वार्क मिलकर हाइड्रॉन बनाते हैं और क्वार्क का अधिकांश आवेश मूल कण का -1/3 या +2/3 होता है। मतलब ये रेंज बनाई गई। कई सारे जब क्वार्क मिलते हैं ना तो वो हैड्रॉन बनाते हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये मशीन का नाम था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फोनॉन, तो फोनॉन जो है ये फोटॉन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फोनॉन जो है वो ध्वनि के छोटे छोटे कण हैं। ये दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपन से प्राप्त होते हैं, मतलब उसमें प्राप्त होते हैं। और परमाणु की बात करें तो इनकी नाभिक की खोज करने वाले अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। नाभिक की खोज इन्होंने कैसे की थी, अभी प्रैक्टिकल आपने देखा है। सोने की पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो पाया कि उस फॉयल को पार करके ज़्यादातर जो कण हैं वो उस पार निकल गए और बहुत कम ही विक्षेपित होते हैं। और जो विक्षेपित होते हैं वो भी ऐसे वैसे विक्षेपित नहीं होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं बहुत घना क्षेत्र है और कहीं कहीं रिक्त स्थान। तो जो घना क्षेत्र है वो क्या है, नाभिक। वो आयतन में भले ही एकदम से छोटा सा है कि 5 किलोमीटर का पूरा डायामीटर है और उसमें बीच में क्रिकेट की बॉल जितना जो है वो नाभिक है, लेकिन उसका जो घनत्व है वो उतना ही ज़्यादा है। खैर, अब यहाँ आप देखिए तो रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को भी प्रस्तावित किया था। न्यूट्रॉन को इन्होंने खोजा नहीं था, लेकिन ऐसे उदासीन कण की संभावना इन्होंने व्यक्त की थी कि प्लस और माइनस चार्ज के अलावा कुछ जो है इसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि करने वाले चैडविक थे, जिन्होंने कि 1932 में इसको पुष्ट किया था। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कणों की बमवर्षा की जाए तो उसमें से कुछ विद्युत उदासीन कण निकलते हैं। मतलब वो किसी भी तरफ से अपना रुझान नहीं दिखाते हैं, न तो प्लस की तरफ जाते हैं न माइनस की तरफ जाते हैं। मतलब ये है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप विलयन दिया हुआ है यानी सॉल्यूशन। तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है, जिसमें कि निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर बदलती रहती हैं। उदाहरण के तौर पे पानी में थोड़ी सी चीनी डालकर अगर हिलाई जाए तो चीनी जल में अदृश्य हो जाती है, अर्थात विलीन हो जाती है।
चीनी और जल का एक पारदर्शक समांगी मिश्रण अर्थात विलयन बन जाता है और इस प्रकार से जल में सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल और अमोनिया के समांग मिश्रण जो तैयार होते हैं उन्हें विलयन कहा जा सकता है। विलयन के प्रत्येक भाग के गुण जो है वो समान होते हैं और प्रत्येक भाग विलयन के घटकों यानी कंपोनेंट्स के रासायनिक गुणों को व्यक्त करता है। विलयन बनने का जो साधारणतः प्रोसेस होता है उसमें घटकों की रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। विलयन जब बनता है तो उसमें जो घटक इस्तेमाल होते हैं उनका जो केमिकल नेचर है वो परिवर्तित नहीं होता है और विलयन स्थायी और पारदर्शक होता है। रासायनिक प्रवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, कुछ न कुछ मात्रा में तो होता है, तभी इसकी स्थिरता बनी रहती है। और विलयन में विलेय के कण जो है वो विलायक में इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं कि एक का दूसरे से अलग करना संभव नहीं होता है। विलयन में उपस्थित विलेय के कण छन्ना पत्र के आर पार जा सकते हैं, मतलब जो छन्नी होती है उसको आप चाहे फिल्टर पेपर कह लें या जो कह लें, तो उससे वो आर पार हो जाते हैं, मतलब उसमें छन कर रुकते नहीं। अब देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दिया हुआ है, तो विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहा जाता है और दूसरा घटक यानी विलीन होने वाला जो पदार्थ है उसको विलेय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चीनी का जो जलीय विलयन है उसमें पानी विलायक है और चीनी जो है वो विलेय है। जो घुलेगा वो विलेय है, जो घोलेगा वो विलायक है, सीधी बात। अब यहाँ पर देखिए विलयन की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी में चीनी घोलने पर ही विलयन बनता है। गैस जो है वो भी तो गैसों का कई सारी माफ कीजिएगा जो वायु है वो बहुत सारी गैसों का विलयन ही तो है, तो वही चीज़ है। मतलब यहाँ पे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी विलयन होता है, पानी में नमक का भी विलयन हो सकता है, वायु एक गैसीय विलयन है, वो आपने अभी सुन ही लिया। इसके अलावा कई मिश्र धातुएं ठोस विलयन का एग्जाम्पल है, पीतल है, कॉपर है, मतलब पीतल जो है वो कॉपर, जिंक और इस तरह की जो धातु है उनसे मिलकर बनता है। ठोस द्रव और गैसीय विलयनों में द्रव विलयन जो है वो मुख्य होता है। मतलब विलयन नाम जो हमारे दिमाग में आता है या विलयन शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि वो द्रव होगा, लेकिन वो गैस अवस्था या ठोस अवस्था में भी हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। विलयनों का प्रयोग अगर देखा जाए तो औषधि के क्षेत्र में, मतलब मेडिकल साइंस में जो मेडिसिन वाला सेक्टर है उसमें इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो ड्राई क्लीन होता है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेंजीन और पेट्रोल जैसे जो विलायक होते हैं उनका। और इत्र निर्माण में इस्तेमाल होता है, रंग इत्यादि बनाने में इस्तेमाल होता है और पेय और खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके निर्माण में इस्तेमाल होता है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो किसी निश्चित ताप पर बना हुआ ऐसा विलयन जिसमें कि विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। किसी ताप पर जल की निश्चित मात्रा में थोड़ी सी चीनी डालकर हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे करके पानी में घुलती जाती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आती है कि चीनी का घुलना रुक जाता है। अब ये जो अवस्था है, ठोस चीनी का विलयन नीचे पेदी में बैठने लगता है और ये जो अवस्था है ये विलयन संतृप्त मतलब ये विलयन की संतृप्त अवस्था कहलाती है। यहाँ पर आकर विलयन जो है वो संतृप्त हो जाता है, अब उसके बाद घुलेगा नहीं। असंतृप्त विलयन क्या होता है? तो इसमें वही चीज़ है कि निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें कि विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उसको असंतृप्त विलयन कहा जाता है। मतलब चीनी की एक निश्चित मात्रा तक आप डालेंगे तो वहाँ तक तो वो घुलेगा, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगा। तो जहाँ पर वो जाकर घुलना बंद कर देगा वही अवस्था जो है वो संतृप्त विलयन की अवस्था होती है और ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, मतलब इसकी शांता ज़्यादा होती है। और असंतृप्त विलयन कौन सा है कि उसमें अभी और घुलने की गुंजाइश है, मतलब और चीनी आप डालेंगे तो वो घुल जाएगी। यही चीज़ जो है वो बाकी विलेय और विलायकों के साथ हो सकती है। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें कि विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से ज़्यादा घोल दी जाए तो वो अधिसंतृप्त विलयन कहलाता है, जैसे कि पानी में सोडियम एसिटेट। अब विलेयता क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जो कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए ज़रूरी होती है उसको पदार्थ की विलेयता कहा जाता है। किसी विलायक में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता निश्चित और स्थिर होती है। विलेयता विलयन के ताप, विलेय और विलायक की प्रवृत्ति और विलेय के कणों के आकार पर डिपेंड करती है। अल्प विलेय पदार्थ या अल्प विलेय लवणों की विलेयता जो है ये सम आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। ये कुछ फैक्ट हैं। परासरण को देख लीजिए। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुष्क विलायक से विलायक की ओर शुष्क विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जो होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो, उसको परासरण कहा जाता है। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ क्या होती हैं? मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की बात हो रही है। तो वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं लेकिन विलेय के अणुओं को पार नहीं निकलने देती हैं, उन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोलाइड्स क्या होते हैं? तो यह दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होते हैं जिसमें कि परिक्षेपित कणों का आकार 10 से लेकर 5 सेंटीमीटर या 10 से लेकर 7 सेंटीमीटर के बीच का होता है और इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है और इसके कण जो फिल्टर पेपर होता है यानी छन्ना पत्रक होता है उसके आर पार जा सकते हैं। यह स्थायी होता है।
इसमें अस्थिरता नहीं होती है। स्थिर छोड़ देने पर इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम अलग हो जाने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम पाई जाती है, मतलब स्थिरता बनी रहती है। जैसे कि रक्त है, गोंद है, दूध है, स्याही है, इस तरह के जो विलयन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को देख लेते हैं। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं, और जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है। जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है, यहाँ आप देखें दोनों को कहा गया है, तो जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है, अब ये सांद्र और जो तनु वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो यहाँ पे दोनों में पर्याप्त लिख दिया है, जो कि एक में अपर्याप्त होना चाहिए था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे होगा अपर्याप्त। ठीक, सांद्र विलयन जो होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में जो विलेय है वो घुला रहता है, मतलब वो ज़्यादा प्रभावशाली, तेज होता है, उसकी जो पावर है वो ज़्यादा होती है। और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें अपर्याप्त मात्रा घुली रहती है। जैसे कि एसिड के दो फॉर्मेट आप देखते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेट होता है और दूसरा डाइल्यूट होता है, और ज़्यादातर हम डाइल्यूट एसिड ही इस्तेमाल में ले आते हैं। कॉन्सेंट्रेट वाला बड़ा खतरनाक होता है, खासतौर पे H2SO4, HNO3 या HCl जैसे जो मुख्य एसिड हैं, वो अगर कॉन्सेंट्रेट कंडीशन में है तो जलाकर भस्म कर देंगे, और उनसे बनने वाला जो एक्वारेजिया है उसका तो पूछना ही नहीं है। तो यहाँ ये डाइल्यूट फॉर्मेट में ही ज़्यादातर दिए जाते हैं। खासतौर पे जब प्रयोगशाला में अभी नए नवेले छात्र आते हैं तो उनको डाइल्यूट ही दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेट बाद में हाथ लगाने दिया जाता है, आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो देखिए, सभी तनु विलयन जो है वो असंतृप्त विलयन होते हैं, जो कि जो विलयन जितना अधिक तनु होगा उतना ही ज़्यादा असंतृप्त होगा, और जितना ज़्यादा सांद्र होगा उतना ही ज़्यादा संतृप्त होगा। उदासीन विलयन भी कुछ होता है, तो ये क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसमें हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, माने H+ की बात हो रही है, और हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH-। हाइड्रोजन आयन जो है ये धनावेशित होते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो निगेटिव, मतलब ऋणावेशित होते हैं। तो इनका सांद्रण बराबर होता है। जब सांद्रण बराबर हो गया, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ये उदासीन हो जाएगा। अम्लीय विलयन क्या होता है? तो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों की तुलना में ज़्यादा होता है, तो ये अम्लीय होता है। और अगर हाइड्रोजन आयनों की तुलना में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- का सांद्रण ज़्यादा है, तो वो विलयन कैसा होगा? वो एल्केलाइन सॉल्यूशन होगा, यानी क्षारीय विलयन होगा। सस्पेंशन क्या होता है? तो छोटे आकार के कणों के पदार्थ के विलायक में घुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य जो पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे आकार के कण होते हैं जो कि पदार्थ के विलायक में घुलनशील होते हैं, लेकिन हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं, तो ये निलंबन कहलाते हैं। और ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण होते हैं। समांग होते तो नहीं दिखते, लेकिन ये विषमांग होते हैं। और इसमें परिक्षेपित कणों का आकार जो है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा का होता है। इसके कण छन्ना पत्र यानी जो फिल्टर पेपर है उसके आर पार नहीं जा सकते हैं, मतलब इन्हें छानकर बाहर किया जा सकता है। परिक्षेपित कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यह अस्थायी होते हैं, और इसके कणों में परिक्षेपित माध्यम से अलग हो जाने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ और देख लीजिए, जैसे कि पाश्चराइजेशन है, यानी पाश्चुरीकरण। द्रव्य या द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की यह विधि है, मतलब जो लिक्विड फॉर्मेट में फूड मटेरियल होता है उसको प्रिजर्व करते हैं, और इसकी खोज करने वाले लुई पाश्चर थे, इसीलिए इसको पाश्चुरीकरण कहा जाता है। दूध को हम लोग 145 से लेकर 150 फ़ारेनहाइट तक ठंडा करते हैं, और इससे हानिकारक कीटाणु जो उसके अंदर मौजूद रहते हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें कि गर्म किए जाने के बाद वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि गर्म करने पर सीधा सीधा उड़ जाते हैं, मतलब सीधे सीधे ठोस से वो गैस में तब्दील हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको सब्लिमेट यानी ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। जैसे कि कपूर है, नेप्थलीन की गोलियां हैं, उनको भी रख दीजिए। आपने कभी महसूस किया है, नेप्थलीन की जो बॉल्स होती हैं उसको आप ऐसे कपड़ों में या अलमारी में जहाँ कीड़ों को भगाने के लिए आप रखते हैं, तो वहाँ रखिए, धीरे धीरे करके वो छोटी होते होते लुप्त हो जाती हैं। तो वो कहाँ चली जाती हैं? चूहे थोड़े नहीं खाते हैं उसको, वो अपने ही उनका जो रूप है वो ठोस अवस्था से गैस में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी की बात कही गई है, तो ये रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक टेक्नोलॉजी है, और वायु तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का शनय शनय जो क्षय होता है, मतलब डिस्ट्रक्शन जिसे कहा जाता है, उसको संक्षारण बोलते हैं। और लोहे पर जंग का लगना, इसमें होता क्या है कि लोहा जो है वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड बनाना शुरू कर देता है, और यही उसका जंग है। और तांबे पर हरे रंग की जो परत लगती है वो तांबे का जंग होता है, सिल्वर पर काले रंग की परत लगती है। तो ये सब क्या है? ऑक्सीजन के साथ इन धातुओं की क्रियाएं हैं, और ये नमी की उपस्थिति में होती है, इसके लिए नमी का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जल अपघटन को देखते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें कि लवण के आयन और जल के आयन जो होते हैं, मतलब लवण का आयन होता है और जल का आयन, दोनों को क्या करते हैं? आपस में संयोग करा देते हैं। तो इससे बनता है अम्लीय घोल या फिर क्षारीय घोल, और इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा वहाँ से मुक्त हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, यानी जल अपघटन कहा जाता है। ये हमने यहाँ पर देखा। आगे बढ़ते हैं, तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो आवर्ती वर्गीकरण में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है उसमें अगर देखा जाए तो किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर की गई तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें कि निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व फिर से उपस्थित हो जाते हैं, इसको आवर्ती वर्गीकरण कहा जाता है।
और इसका मुख्य उद्देश्य समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखकर रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल बनाना है। तो एक वर्ग में रख देंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। तत्वों का जो प्रारंभिक वर्गीकरण होता है उसमें क्या होता है, तो तत्वों और यौगिकों का सरल क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए अलग अलग तत्वों के गुणों में समानताओं के हिसाब से तत्वों को समूहों में वर्गीकृत करना और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करना, ये सब हम यहाँ पर देखते हैं। तो डोबेरनियर का जो त्रिक नियम है उसको हम देखते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम है उसको देखते हैं। डोबेरनियर का जो त्रिक नियम है उसमें कहा गया कि समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को 3-3 के ग्रुपों में वर्गीकृत कर दिया जाता है और इसे कहा जाता है त्रिक। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसमें 8-8 का मतलब ये कहा गया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व जो है वो पहले तत्व के साथ समानता दर्शाता है। हालांकि ये बहुत सार्थक नियम नहीं थे, लेकिन शुरुआत में ये महत्वपूर्ण थे। और जर्मनी के वैज्ञानिक आते हैं 1869 में, इनका नाम था लोथर मेयर। इन्होंने तत्वों के भौतिक गुणों, विशेष रूप से परमाणु आयतन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था, जिसमें समान गुण वाले तत्व जो है वो समान स्थिति ग्रहण करते हैं, मतलब एक पास रहना पसंद करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में जो मुख्य योगदान है वो डेमेत्री मेंडलीव का है। और हालांकि आवर्त संबंधी नियमों का अध्ययन ये डोबेरनियर ने सबसे पहले किया था, लेकिन मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वो पहली बार प्रकाशित हुआ था। और ये नियम कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के हिसाब से सारणी में इस तरीके से रखा कि उनमें समान गुणधर्मों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों या स्थान में पाए गए। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से ज़्यादा विस्तृत था, ज़्यादा फैला हुआ था। धातु, अधातु और उपधातुओं को देख लेते हैं। तो आप देखिए कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक जो है वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आघात वर्ध्य होते हैं, यानी हथौड़े से पीटने पर पतली चादर में ढाले जा सकने वाले, और तार से मतलब ताने जा सकने वाले होते हैं, यानी तान कर खींचे जा सकते हैं। दूसरी धातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित होती हैं, और दीर्घ आवर्त सारणी में किसी वर्ग में तत्वों के धात्विक गुणों में ऊपर से नीचे जाने की जो प्रवृत्ति है उसमें धात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, जो धात्विक गुण है उसमें बढ़ोतरी होगी, और बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण यानी जो मेटलिक प्रॉपर्टी या मेटालिक प्रॉपर्टी है वो कम होने लगती है। नीचे जाने पर बढ़ेगा, अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो उसमें कमी आती है। अधातुएं कक्ष ताप यानी कमरे के रूम टेम्परेचर पर ठोस और गैस के रूप में पाई जाती हैं। इनमें गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। बोरान और कार्बन इसमें अपवाद हैं, हालांकि कुछ अपवाद और भी ऐसे हैं। ये ताप और विद्युत के अल्पचालक होते हैं। बहुत से अधात्विक ठोस जो है वो भंगुर होते हैं और ये अघात और तन्य नहीं होते हैं। तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन असंलग्न नहीं होते हैं, बल्कि ये परिवर्तन टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी जिगजैग लाइन के रूप में दिखाई देते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और इस तरह के अन्य तत्व जो है वो धातुओं और अधातुओं दोनों के अभिलक्षण को दर्शाते हैं। इस प्रकार के तत्वों को उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता को देख लीजिए। ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो किसी विलगित गैस परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो किसी उदासीन विलगित गैस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इसका मान कम होता जाता है। अपवाद की बात करें तो तृतीय आवर्त के जो तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता से हमेशा बड़ी होती है, और इस कारण द्वितीय आवर्त के तत्वों का जो आकार है वो छोटा होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा सबसे होती है, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके अलावा फिर उससे छोटी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये हैलोजन परिवार को हमने देखा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम यानी क्रिस्टलीय अपरूप है, शुद्धतम रूप है, अतः यह मूल रूप से एक तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन ऑक्सीजन का मिश्रण है। संगमरमर कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। शक्कर मुख्यतः हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ऐसे ही ये मिक्सचर के तौर पे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जो कि सभी पदार्थों का लगभग सभी पदार्थों के अंदर लगभग मौजूद है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है सभी पदार्थों के संगठन में इसका योगदान है। हीलियम का शेष 25% जो अधिकांश भाग है वो इससे बनता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे आम और सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, और ऑक्सीजन में पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर तत्व। ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है यानी पपड़ी जो है उसमें ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अब धातुओं और अधातुओं के बारे में देख लेते हैं, उनके साथ उनके यौगिक खनिज इत्यादि भी देख लेते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो धातु कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी धातु तत्व जो है वो बाईं ओर तथा मध्य में स्थित है। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर है उनमें धातुओं के गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। धातु कठोर चमकदार, यहाँ आप देखिए कठोर चमकदार, आघातवर्ध्य, तन्य और ध्वनिक होती है। ये
यहाँ आप देखिए ये विद्युत या ऊष्मा चालन ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में कर सकती है। धातुएं और उनके यौगिक खनिज अयस्क ये सब देखने की जरूरत है। तो यहाँ आप देखिए कि भूपर्पटी यानी अर्ध क्रस्ट जो है ये तत्वों का मुख्य उद्गम है। इसमें अधातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में धातुएं दो रूपों में मिलती हैं, मुक्त अवस्था में मिलती हैं और संयुक्त अवस्था में मिलती हैं। अर्थात सरल पदार्थों के रूप में पाई जाती हैं और दूसरी यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति में किसी धातु की प्राप्ति उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। जो धातुएं बहुत कम सक्रिय होती हैं, जैसे कि गोल्ड है मतलब सोना है, प्लैटिनम है, ये सब जो है ये मुक्त अवस्था में मिलते हैं। अधिकांश धातु जो है वो सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे कि कापर सिल्वर आयरन, ये मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में पाई जाती हैं। खनिज ये धातु तथा यौगिक मतलब धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। और अयस्क यानी ओर्स, तो इन खनिजों को उनके धातुओं से निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। और मतलब उन खनिजों को जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उनको अयस्क कहते हैं। धातु प्रायः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड, सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अधातुओं को देख लेते हैं। जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें अधातु कहा जाता है। आवर्त सारणी के सभी अधातु तत्वों को बाईं ओर रखा जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि कुछ गैसीय अधातुओं के एग्जाम्पल। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि कुछ ठोस अधातुओं के उदाहरण हैं। यद्यपि अधातुओं की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन मानव के दैनिक जीवन में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर यह भी देखने योग्य बात है कि अधातु भंगुर, चमकहीन, अध्वनिक होते हैं, माफ कीजिएगा अध्वनिक होते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु जो है वो क्या है, ऊष्मा के भी कुचालक होने चाहिए और विद्युत के भी कुचालक होने चाहिए सामान्य अवस्था में। बाकी ये भंगुर होते हैं, चमकहीन होते हैं, चमक इनके अंदर नहीं पाई जाती। पारे की अगर बात की जाए, मरकरी तो ये एकमात्र धातु है और ब्रोमीन जो है वो एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब ये दोनों अपवाद हैं। कमरे के तापमान पर इनकी स्थिति जो है वो द्रव की होती है। कुछ अधात्विक गैसें अक्रियाशील होती हैं, इन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता है, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडान है। रेडान जो है वो अक्रिय लेकिन रेडियो एक्टिव गैस होती है। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है और यह अभी तक ज्ञात तत्वों में सबसे हल्का है। सन 1766 में कैवेंडिश ने इस लोहे को मतलब ये जो गैस थी, अर्थात हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, तो इसको लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनाया था। पहली बार इसको मानव के द्वारा बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन तभी बनना शुरू हुई। कैवेंडिश के द्वारा सबसे पहले इसको कृत्रिम रूप से बनाया गया। बाद में क्या होता है कि इसको हाइड्रोजन का नाम दिया गया 1783 में। लेवेशियर के द्वारा इसको हाइड्रोजन नाम से पुकारा गया। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर तो खुद ही हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोहे के साथ जब उसका रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन वहाँ से मुक्त होती है। यह क्षारीय धातु और हैलोजन दोनों में समानता व्यक्त करता है। यहाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है। और प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन के स्थायी समस्थानिक है, लेकिन टाइट्रियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है और इसीलिए स्थायी नहीं है। रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। और प्रकृति में टाइट्रियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसे कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है और पृथ्वी की सतह पर यह कम ही पाया जाता है, मतलब 0.9% भार के हिसाब से मौजूद होता है। सूर्य और चमकने वाले तारों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारिणी का प्रथम तत्व है और एक तरफ इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हैलोजनों की भांति संगत उत्कृष्ट गैस हीलियम के विन्यास में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना वहाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, पृथ्वी में इसका संगठन कितना है और सबसे पहले खोज किसने की थी, नाम किसने रखा था, इस तरह की जो फुटकर चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से जाननी है। भौतिक गुण, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हाइड्रोजन रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है और यह जल में बहुत कम विलेय होती है क्योंकि इसके जो अणु है ना वो अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और ये सबसे हल्की होती है। जलती है लेकिन जलने में सहयोग नहीं करती। अगर जला दीजिएगा तो जलेगी लेकिन जलने में सपोर्ट नहीं करेगी। ऑक्सीजन की तरह से ये आग लगावन नहीं होती है और इसमें निम्न ताप पर तथा उच्च दाब पर द्रवित हो जाने की क्षमता होती है। मतलब अगर ताप को हम कम कर दें और दाब को बढ़ा दें तो ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ड्यूटेरियम के बारे में देख लेते हैं। तो ड्यूटेरियम रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अविलेय गैस। और ड्यूटेरियम के अंदर जो अणु होते हैं वो द्विपरमाणुक होते हैं। नाम भी यहाँ पे ड्यू मतलब दो से तात्पर्य है। वाटर को देख लीजिए, पानी को। तो सजीवों का बृहद भाग जो है वो पानी के द्वारा बना हुआ है। मानव शरीर में 65% और पौधों में, कुछ पौधों में 95% तक जो अंश होता है वो पानी का होता है। संपूर्ण जल का जो 97% हिस्सा है वो महासागरों के अंदर है और शेष जो है वो शुद्ध जल के रूप में है और उसमें से भी जो हमें प्राप्त होने वाला पानी है वो बहुत मामूली है। जल हाइड्रोजन का उदासीन ऑक्साइड है। जल क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ही तो है, यौगिक है और ये हाइड्रोजन का उदासीन ऑक्साइड है
शुद्ध जल जो है वो स्वच्छ होता है, मतलब एकदम साफ होता है, उसके अंदर कोई भी रंग नहीं पाया जाता है, कोई भी महक नहीं होती है, कोई भी स्वाद नहीं होता है। अभी जो पानी हम लोग ऐसे सामान्य तौर पर पीते हैं उसके अंदर स्वाद होता है, तो वो उसके अंदर घुले हुए मिनरल्स की वजह से होता है जो पानी के साथ धरती में घुले रहते हैं। और पानी को अगर एकदम शुद्ध कर दीजिए तो उसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता, वो स्वाद विहीन होता है। इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पानी तो हमने देख लिया, लेकिन भारी पानी यानी हैवी वाटर क्या होता है, D2O की बात करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये जो है इसकी खोज यूरे और वॉशबर्न के द्वारा 1932 में की गई थी। भारी जल एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन द्रव है, बिल्कुल पानी की तरह से, और ये रिएक्टर में तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। ये काम पानी भी कर सकता है, लेकिन पानी उतना प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएगा। ये मंदक का काम करता है, न्यूट्रॉनों को खपा लेता है। इसका प्रयोग विनिमय अभिक्रिया में अभिक्रिया तंत्र के अध्ययन हेतु भी किया जाता है, और भारी जल की जो श्यानता है वो सामान्य जल से उच्च होती है, मतलब इसे हम पी नहीं सकते। और भारी जल के इस्तेमाल क्या होते हैं, तो न्यूट्रॉन मंदक के तौर पे ये सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ही मूल्यवान पदार्थ है, मतलब दुर्लभ है तो मूल्यवान होगा। और भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के तौर पर इस्तेमाल होता है। ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में भी इस्तेमाल होता है। जो सांद्र भारी जल है यानी शुद्ध अवस्था जो इसकी है सबसे अच्छी स्थिति, वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। साधारण जल की तुलना में ये मंद वेग से क्रिया करता है, तो जो शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म है उसको ये स्लो कर देगा, मतलब शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। भारी जल पौधों के विकास को भी रोक सकता है, बीजों का अंकुरण रुक जाता है, मतलब आप समझ लीजिए सारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं इनको ये स्लो कर देगा, क्योंकि ये खुद धीमा करने का काम करता है। तो जहाँ धीमा करने की ज़रूरत है वहाँ इसको यूज करना चाहिए, माने रिएक्टर में। आगे बढ़ते हैं, मृदु जल की बात करते हैं, मतलब सॉफ्ट वाटर और साथ में कठोर जल यानी हार्ड वाटर की भी बात करते हैं। तो वह जल जो कि साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है उसको मृदु जल कहा जाता है, और जो कठिनाई से झाग देता है उसको हार्ड वाटर यानी कठोर जल कहा जाता है। जल की कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले होने के कारण होती है। साधारण साबुन स्टेरिक एसिड C17H35COOH का सोडियम लवण होता है, और सोडियम स्टीएरेट साबुन ये जल में विलेय होता है। मतलब सोडियम स्टीएरेट क्या चीज़ है, ये साबुन है और ये जल में विलेय होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को देखते हैं, तो सन 1818 में थेनॉर्ड ने हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज की थी, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सूत्र है वो H2O2 होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन परऑक्साइड के जो गुण हैं उसे आप देख लीजिए, ये फीके नीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, पेल ब्लू इसका कलर होता है, उड़ा हुआ नीला। और यह जल अल्कोहल, मतलब किस किस चीज़ में घुलता है वो दिया हुआ है, तो ये जल में घुलता है, अल्कोहल में घुलता है, ईथर में भी घुल जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो 1.47 होता है, क्वथनांक 152 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक जो है वो -0.89 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के इस्तेमाल, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु विलयन कीटनाशी यानी जर्मिसाइड और प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। घाव धोने, गरारे करने, दांत कान साफ करने के काम में यह आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथी दांत इत्यादि जो कोमल वस्तुएं होती हैं उनका रंग उड़ाने के लिए या उनकी सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। और दूध, शराब इत्यादि के प्रिजर्वेशन में भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करके हम रेल, रॉकेट, जेट, पनडुब्बी या तारपीडो, नोडन जो है मतलब उसमें इस्तेमाल करते हैं। स्वयं ईंधन के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकरण में भी ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो यहाँ तक हम इनके फुटकर जो अनुप्रयोग हैं उसे देख रहे थे। इसमें कार्बन के जो अलग अलग रूप हैं उसको देख लेते हैं। तो ऑक्सो कार्बन है, ग्रेफाइट और हीरा है, बकमिंस्टर, फुलरीन को भी देख लेते हैं। कार्बन का अपरूप जो है वो ऑक्सो कार्बन नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो कि केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। और ग्रेफाइट और हीरा जो है इसमें दोनों ही जो है ये कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट जो है वो हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का जो डंडा होता है, मतलब बीच की जो छड़ी होती है काली वाली, उसको बनाने के लिए किया जाता है। बकमिंस्टर फुलेरीन जो है एक मज़ेदार चीज़ है। ये एक गोलाकार फुटबॉल जैसा अणु होता है जो कि कार्बन का अपरूप है, और इसका सूत्र होता है C60, 60 कार्बन। इसमें 20 षटभुज होते हैं, मतलब 20 जो 6 भुजाओं वाली आकृतियां हैं वो होती हैं, और 12 पंचभुज होते हैं। काफ़ी देखने में अच्छा होता है। और इस यौगिक की संरचना में परमाणु, मतलब कार्बन परमाणु बहुफलकीय संरचना से आबद्ध होते हैं। जब इतने सारे उसमें कोण बने हुए हैं तो उतने ही सारे फलक भी तो बनेंगे, तो बहुफलकीय संरचना ये होती है, उलझी हुई संरचना होती है। इसके बाद आप भंजन, प्रगलन और हाइड्रोजनीकरण को देखिए। तो क्रैकिंग जो है यानी भंजन, इसमें कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, और इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसी प्रक्रिया से हम पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं। प्रगलन यानी स्मेल्टिंग में तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजनीकरण जो प्रक्रिया है इसमें खाद्य तेलों पर निकिल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, और इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है तो वो वनस्पति घी में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ जो उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है वो निकिल होता है यानी Na। उसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी उत्प्रेरक पूछ लिया जाता है। तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर को कवर किया है। ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।